एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट कंप्रेसर क्या होगी, T3 माइनस T2 डैश अपॉन T3 डैश माइनस T2 डैश। ठीक है, यहाँ से ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा पहले, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से T3 डैश की वैल्यू 474 केल्विन आ गई। नाउ T4 की वैल्यू 443 केल्विन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये वैल्यू हमने, अब ये देखिए प्रोसेस जो 4 to 5 है ये भी आइसोट्रोपिक है, तो इसके लिए सेम इक्वेशन हमें प्रोसेस के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ से हमारे पास T5 की वैल्यू आ गई। ठीक, प्रेशर की वैल्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ सारी, और एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी कंप्रेसर ये भी गिवन है, तो फिर इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं T5 माइनस T4 अपॉन T5 डैश माइनस T4। यहाँ से हमारे पास T5 डैश की वैल्यू आ गई। नाउ T5 डबल डैश इज गिवन। ठीक, और T6 की वैल्यू भी गिवन है। इवेपोरेटर के बाद जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ये T6 है। ठीक है, अब ये 6 to 7 जो प्रोसेस है ये टरबाइन का प्रोसेस है, ये भी आइसेंट्रोपिक अगर है तो पहले हमने T7 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आइसेंट्रोपिक के लिए, और अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो टरबाइन की एफिशिएंसी आपको गिवन है, तो इससे हमने T7 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सारे टेम्परेचर की वैल्यूज आ गई, तो अब हम मास फ्लो रेट कैलकुलेट अगर हमें करना है तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका लोड कितना है, तो इसका लोड की वैल्यू कितना थी, हम चेक कर लेते हैं, 20 टन। ठीक है, 20 टन इसका लोड था, तो हम यहाँ जाते हैं, ये दिस इज 210 इंटू 20 अपॉन CP इंटू T8 माइनस T7 डैश, ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास ये जो मास फ्लो रेट इसका आ गया 120 किलोग्राम पर मिनट आ गया। अब जो पावर है दैट इज़, ये पावर ना होकर, अच्छा पावर अगर है तो इसके डिनोमिनेटर में 60 और होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किलो वॉट में आ रही है, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर लीजिए। MA इंटू CP इंटू T3 डैश माइनस T2 डैश, ये तो W है ना, न्यूमीटर में जो लिखा है वो W है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो किलो वॉट में पावर आ जाएगी। उसके अंदर COP कैलकुलेट करना है, तो दिस इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो इसकी वैल्यू हमें 0.34। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारी ही चीज़ें आपसे पूछी गई। ठीक, तो आप इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम। देखिए रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम क्या है कि हमारे पास सबसे पहले एम्बिएंट एयर है, इसकी रैमिंग होती है, फिर ये मेन कंप्रेसर में जाती है, और मेन कंप्रेसर से फिर ये इस हीट एक्सचेंजर से पास होती है, ये वाला जो हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, इस हीट एक्सचेंजर से पास होने के लिए ये जो मेन कंप्रेसर से एयर आ रही है ये तो इस हीट एक्सचेंजर से पास हो रही है, और इसकी कूलिंग जो हम कर रहे हैं वो रैम्ड एयर से करते हैं। ठीक है, पहले भी किया था। अब लेकिन पहले हमने क्या किया कि ये रैम्ड एयर जो हमारा कूलेंट की तरह वर्क कर रही थी, पहले इस रैम्ड एयर की कूलिंग की है हमने, यहाँ पर एक कूलिंग टरबाइन लगा दी। ठीक है, जो फर्स्ट सिस्टम से अगर इसे आप कंपेयर करें तो ये कूलिंग टरबाइन नहीं थी उसमें। ठीक, ये रैम्ड एयर सीधी हीट एक्सचेंजर में यहाँ से एंटर हो रही थी। अब की बार हमने क्या किया कि पहले रैम्ड एयर की कूलिंग की है, तो रैम्ड एयर की कूलिंग करने के बाद अब ये रैम्ड एयर जो है वो इस एयर की कूलिंग करेगी जो इस पाइप में से पास होगी, और फिर वो सेकेंड कूलिंग टरबाइन में जाएगी। ये फर्स्ट, इसको नाम दे दिया फर्स्ट कूलिंग टरबाइन, ये सेकेंड कूलिंग टरबाइन, ये तो पहले भी होती थी, और इसके बाद ये एयर जो है वो केबिन में जाएगी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एम्बिएंट एयर, फिर रैम्ड एयर, ये पहले भी हो चुका, फिर मेन कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर से जब ये एयर आई तो इसकी कूलिंग हम हीट एक्सचेंजर में करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, रैम्ड एयर की हेल्प से। तो रैम्ड एयर इसमें सप्लाई होनी चाहिए थी हीट एक्सचेंजर में एज अ कूलेंट, तो लेकिन हमने ऐसा ना करके पहले रैम्ड एयर की कूलिंग कर ली, पहले इसकी कूलिंग की इस कूलिंग टरबाइन से। ठीक है, यानी कूलेंट का टेम्परेचर रिड्यूस कर लिया, और फिर इस एयर की हमने एक्सपेंशन किया इस सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन में। ठीक है, और ये जो ये कूलिंग फैन है इसको हमने रन किया ये दोनों टरबाइन के वर्क आउटपुट से। ठीक है, इससे हमने इस कूलिंग फैन को रन कर लिया। अब आप देखिए ये जो रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम्स होते हैं ये बहुत हाई स्पीड सुपरसोनिक स्पीड एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमने ये कूलिंग टरबाइन इसमें क्यों यूज़ की है, देखिए अगर ये बहुत हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होगा तो रैम्ड एयर का प्रेशर और टेम्परेचर भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी उतना ही रैमिंग के बाद प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रैम्ड एयर का अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो ये एज अ कूलेंट वर्क ही नहीं करेगी। इस हीट एक्सचेंजर में हम एज अ कूलेंट रैम्ड एयर को यूज़ करते थे, लेकिन अगर रैम्ड एयर का टेम्परेचर ज़्यादा तो इट कैन नॉट वर्क एज अ कूलेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ दिस रैम्ड एयर, उसको हमने किया इस कूलिंग टरबाइन से, और तब फिर इसकी कूलिंग की। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट कूलिंग टरबाइन यहाँ पर यूज़ हुई हुई है। ठीक, तो अब आप जब आप इसका टी एस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप खुद करके देखिए कि एक बार इसका टी एस डायग्राम क्या होगा। ठीक है, ये इसका टी एस डायग्राम। अगर इस टी एस डायग्राम को आप देखें तो इसमें 1 to 2 रैमिंग प्रोसेस, 2 to 3 कंप्रेशन इन मेन कंप्रेसर, देन दिस इज कूलिंग इन फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। एक ही हीट एक्सचेंजर है, फर्स्ट और सेकंड तो है नहीं, इसमें एक ही हीट एक्सचेंजर है। उसके बाद ये सेकेंडरी टरबाइन में इसकी कूलिंग हो गई और फिर ये रूम में सप्लाई हो गई। तो इस डायग्राम को, टी एस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पहला जो सिस्टम हमने पढ़ा था, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, उसी के डायग्राम जैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो वो इस टी एस डायग्राम में मॉडिफिकेशन आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो मॉडिफिकेशन आपने किया है वो इस कूलेंट के लिए किया है, ये जो रैम्ड एयर है इसके लिए किया है। ठीक है, ये जो रैम्ड एयर है ना, इसकी कूलिंग की है आपने। हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो तो ये वाली एयर है जो मेन कंप्रेसर से आ रही है, यहाँ से जो आ रही है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर में तो डिफरेंस आएगा, लेकिन बाकी इसका प्रोसेस तो वही रहेगा जैसे पहले वाला था। ये तो हमने कूलेंट के टेम्परेचर में रिडक्शन किया है इस टरबाइन को लगाकर, इसलिए वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अदरवाइज ये जो हीट एक्सचेंजर के बाद जो ये टेम्परेचर की वैल्यू होगी, ये आपकी उस टेम्परेचर से जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में आता था उस काफ़ी कम। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम है, और मैंने आपको बता दिया कि दीज सिस्टम्स आर यूज्ड इन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स। ये नेक्स्ट सिस्टम है रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। ये लास्ट सिस्टम है जो हमें इसमें पढ़ना है। इसमें ये एम्बिएंट एयर, पहले जैसा प्रोसेस, देन अगेन रैम्ड एयर, देन मेन कंप्रेसर, उसके बाद ये यहाँ से मेन कंप्रेसर से एयर आ गई और यहाँ से ये रैम्ड एयर आ गई। यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का था। उसके बाद इसमें क्या किया कि ये एक हीट एक्सचेंजर और लगा दिया। ठीक है, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता था, यहाँ के बाद ये एयर सीधे कूलिंग टरबाइन में चली जाती थी। ठीक, अब की बार यहाँ बीच में एक ये सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर और है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ कि ये एयर जो मेन कंप्रेसर से आई है, ये वाली जो एयर है, इसको हमने इस हीट एक्सचेंजर से पास कराया, और जब ये जो मेन कंप्रेसर से एयर आ रही है, देखिए आप, वो ये है, ये एयर है, इसके अंदर से ये ऐसे ट्रैवल करके कूलिंग टरबाइन में जा रही है। कूलिंग टरबाइन के बाद ये केबिन में जा रही है, लेकिन इसके केबिन में जाने से पहले यहाँ से हमने इसमें से एयर का कुछ पार्ट अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और उसी को हमने यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर दिया एज ए कूलेंट। ठीक है, तो ये तो कोल्ड एयर थी, जो टरबाइन के बाद थी तो कोल्ड एयर थी। जब इसकी कूलिंग हो चुकी थी तो इसी को हमने एज ए कूलेंट इसमें सप्लाई कर दिया। तो अगर इसी को सप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो मेन कंप्रेसर से इसके अंदर एयर आ रही है, यहाँ पर उसकी कूलिंग हो जाएगी, तो यहाँ आपको कंपैरेटिवली कोल्डर एयर मिलेगी। ठीक है, तो ये रीजनरेटिव सिस्टम है कि इसी एयर को आपने कूलिंग के लिए फिर से यूज़ कर लिया। ठीक है, और इस टरबाइन के वर्क को आपने यूज़ कर लिया इस कूलिंग फैन को रन करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही डायग्राम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या है, ये 1 to 2, देखिए 1 to 2 रैमिंग, 2 to 3 compression main compressor, then 3 to 4 is cooling in this heat exchanger first, then 4 to 5 cooling in secondary heat exchanger, and 5 to 6 is expansion in turbine। ठीक है, उसके बाद ये रूम में सप्लाई हुई। तो ये हमारा रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमने 6 सिस्टम्स टोटल पढ़े हैं, आप ध्यान से इनको पढ़िए। फर्स्ट सिस्टम से स्टार्ट करिए, उसको थॉरोली पढ़िए, मैंने यहाँ डिस्कस भी थॉरोली किया है। उसके बाद इनके मॉडिफिकेशन समझते जाइए, तो ये आपको बड़े आराम से आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 6 सिस्टम्स थे।